वैसे तो Honda CB300F के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका ओनरशिप रिव्यू। और हमारे साथ है इनके ओनर आलोक भाई। तो कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया। तो ये बाइक क्यों ली, क्या रीज़न था, कैसा चल रहा है इस बाइक के साथ सफ़र, सारी चीज़ें आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आलोक भाई, सबसे पहला सवाल कि कब ली थी ये बाइक और क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपको इस बाइक की? मैंने ये लगभग 2 महीने पहले ली थी, आई थिंक 21-22 जनवरी के आसपास। तो ये मेरे को उस टाइम पड़ी 1.9 लाख की। 1.90 लाख की, 190 के अराउंड के आसपास की। ठीक है। और मतलब ये बाइक लेते वक्त क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि मतलब हाँ 300 सीसी की बाइक है ये, और हम सबको ही पता है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है जब इस सेगमेंट में हम देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी जो एक तो मेरे बजट में हो, अंडर 2 लाख के आ रहा हूँ। और साथ में जब मैं रिसर्च कर रहा था बाइक के बारे में तो मुझे काफ़ी सारी बाइकें पसंद आई थी, लेकिन उनमें उतना पावर नहीं था। लगभग जैसे MT का हम कह सकते हैं, MT-15 थी। लेकिन फिर अचानक से एक दिन मुझे रिसर्च करते टाइम ये बाइक भी मिली उसमें। तो जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी तो उसमें मेरे को एक तो डुअल चैनल ABS था इसमें, और USD फोक्स थे, और साथ में इसमें सबसे मेन बात जो थी हमारा, इसमें बाइक में मुझे मिला 300 सीसी का इंजन अराउंड। तो इस वजह से मेरा मन इस पे आ गया था कि एक तो वैल्यू टू मनी है, और साथ में इसमें पावर भी अच्छी खासी है, जो कि इसके प्राइस के अराउंड ऑल सेगमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर आप देखना चाहो तो इस बाइक को मिल जाएगा आपको। तो हाँ, तो जैसे कि मैंने भी जितने भी रिव्यूज़ बनाए, मैंने इस बाइक के ऊपर भी रिव्यू बना रखा, और मैंने रिव्यू बनाते वक्त भी यही चीज़ बोली थी कि भाई जिस प्राइस अमाउंट पे ये बाइक मिलती है इसके अंदर जो ऑफरिंग है बेसिकली 1.90 लाख के अंदर, आपके जब आप कंपटीशन को भी चेक कर रहे होगे तब भी आपको सारी 150 सीसी 200 सीसी बाइक दिख रही होगी। ये इकलौती उस प्राइस रेंज के अंदर 300 सीसी बाइक आपको मिल जाती है। पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 300 के हिसाब से। बट आपको पावर कैसी लगी इस बाइक की? इस बाइक की मेरे को मेनली चाहिए थी सिटी राइड्स के लिए, जो कि ये बाइक फुलफिल कर देती है मेरी नीड को, कि इसमें पावर भी अच्छी खासी है, थोड़ा बहुत हाईवे पे ले जाएंगे तो वो भी फुलफिल कर देगी आराम से, और कम्यूटर तो है ही है साथ में, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट बन जाती मेरे लिए। तो आपके लिए मेजर जो पर्सपेक्टिव था वो था आपका सिटी राइडिंग। जी। सिटी राइडिंग के हिसाब से आपको पावर इसकी इनफ लगती है, बहुत है। राइट। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 300 सीसी के हिसाब से भाई पावर हमें हमेशा ज़्यादा ही चाहिए, एकदम 30-35 bhp, तो भाई हर बंदे का पर्सपेक्टिव वही चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। अगर आप सुपर बाइक भी लेते हो, कुछ लोग चाहते हैं उनको नेकेड लेना पड़े, कुछ लोग चाहते हैं उन्हें फ्रेम बाइक ले जाए, तो हर एक का पर्सपेक्टिव बाइक लेते वक्त अलग होता है। भाई का पर्सपेक्टिव था कि उनको सिटी राइडिंग ज़्यादा करनी है, जिसके हिसाब से इसकी जो पावर डिलीवरी है वो एडिक्वेट आपको मिल रही है। जी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है इसके साथ कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है। तो इसकी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली अभी तक आपको कितनी मिल रही है? पहले ये बताइए कितना चलाया आपने इसको? हाँ, तो मैंने इसको लगभग 1250 किलोमीटर चला लिया है सिटी में ही, और इसका माइलेज मुझे मिला है अप्रॉक्स 30 के आसपास का, तो यही रहा है इसमें मेरा। तो मोस्टली सिटी राइडिंग आपकी अभी तक रही है, हाईवे वगैरह पे तो अभी आप गए नहीं हो? नहीं। क्योंकि इनिशियली बाइक परचेज की है, मैं तो खुद भी जानता हूँ लोग बाइक को, तो अभी हाईवे राइडिंग ज़्यादा नहीं हुई है, बट सिटी में 300 सीसी बाइक अगर आपकी 30, और क्योंकि अभी पहली सर्विस हो चुकी है इसकी। जी, पहली सर्विस इसकी हो चुकी है, तो पहली सर्विस के बाद अभी 30 के अराउंड की एवरेज आ रही है, मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ है अगर आप 300 सीसी सेगमेंट के तरफ अगर आप देखते हो तो। बट अगर मैं ये कहूँ कि हाईवे वगैरह पे अगर आप ले जाओगे तो शायद वो माइलेज और ज़्यादा बेटर हो सकती है। 35-40 तक का तो काफ़ी और भी सारे ओनर्स ने इसका फीडबैक दिया है, जिसकी वजह से वो भी एक चीज़ कंसिडर करी थी आलोक भाई ने इस बाइक को लेते वक्त। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने जो इसको चलाया है अभी तक का, सिटी के अंदर जितना अभी चलाया है, आपको सस्पेंशन क्वालिटी और ब्रेकिंग क्वालिटी इसकी कैसी लगी अभी तक? सस्पेंशन और ब्रेकिंग तो इसकी मुझे अभी तक की जितने मैंने चलाई बाइक्स उन सब में बेस्ट लगी मेरे को। सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा, और ब्रेकिंग तो बहुत इसकी स्वीटली है, ये कहूँगा मैं इसकी। तो ड्यूल चैनल ABS तो मिल ही जाता है, तो एक काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है कि ड्यूल चैनल ABS में आपका सेफ्टी काफ़ी अच्छी वो हो जाती है। और इस बाइक के साथ तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी आई गेस मिलता ही है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है।
एंड सिटी राइडिंग वगैरह में भी जब आपकी ट्रैक्शन कंट्रोल कहाँ काम आता है, जब भी आप ट्रिकी सिचुएशन पे फंसते हो, आपके बाइक को ग्रिपिंग चाहिए होती है बेसिकली, और अभी तो आपका सीजन आएगा जब आप वेट रोड पे भी चलाओगे तो वहाँ पर भी आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इस पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो आलोक भाई, जैसा आपने बताया कि इसकी सर्विसिंग तो है पहली हो चुकी है जी, तो कॉस्टिंग क्या आई आपकी पहली सर्विस की? इसकी मुझे फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग आई लगभग 2070 रुपीज़ की, जिसमें इंजन ऑयल था 2 लीटर मुझे बाय करना पड़ा, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर पड़ता है फर्स्ट सर्विस पे ही। फर्स्ट क्या हमेशा इसमें 1.5 पड़ेगा। तो आपको अब जैसे फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो ये होंडा की तरफ से ही आपको जो ऑयल मिलेगा वो आपको 2 लीटर अप्रोक्स पूरा 2 कैन बाय करना पड़ेगा। तो उसमें आपका 1.5 लीटर तो इंजन में डल जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा आपका वो आपको वापस मिल जाएगा, ताकि वो अगली सर्विस में आप यूज़ कर सकें। उसके अलावा मेरा इंजन ऑयल का जो फिल्टर रहता है वो चेंज हुआ था। ऑयल फिल्टर जो होता है जी, ऑयल फिल्टर, और उसकी गैस्केट वगैरह ओरिंग वगैरह चेंज हुई थी, और चैन ल्यूब किया गया था, और वॉश हुई थी, और 1-2 चीज़ और थी। एयर फिल्टर वगैरह इस पे लगा था, चेंज किया था इसका एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ। एयर फिल्टर अभी चेंज नहीं हुआ। तो 1000 किलोमीटर मेरे को लगता नहीं है एयर फिल्टर इनिशियली चेंज किया जाता है, वो तो आपका सेकंड सर्विस पे मेरे हिसाब से। इसका सर्विस ड्यूरेशन कितना है? फर्स्ट सर्विस 1 मंथ की थी, सेकंड ड्यूरेशन अब 5 मंथ्स बाद आएगी, फिर नेक्स्ट 360। किलोमीटर वाइज किस हिसाब से ये कर रहे हैं? 5000 किलोमीटर पे है या 10,000 पे? अब इसकी सेकंड सर्विस या तो आपका 5 मंथ्स हो जाए, या फिर आपका 5000 किलोमीटर अप्रॉक्स। 5000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल आपको मिल जाता है। मोस्टली बाइक्स में 5000 का ही है। 300-400 सेगमेंट का मैक्सिमम 5000 किलोमीटर्स का सर्विस इंटरवल आपका आ जाता है। बाकी सर्विस कॉस्ट जो है 2000 रुपीज़ जो है, ये आपकी पेड सर्विस थी या फ्री सर्विस थी? पेड सर्विस थी, इसमें बस लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं था, बाकी आपके कंज्यूमेबल जो लगेंगे उनका चार्जेस। तो 2000 मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट हाँ ये आप देखोगे कि अगर 300 सीसी की अगर आप होंडा मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उस हिसाब से आपको जो प्राइसिंग है 2500 रुपीज़ वो डिसेंट इनफ है। इतना तो भाई सारे ही 300-400 सीसी के सेगमेंट की सर्विस कॉस्ट आती है यहाँ पे। तो आलोक भाई, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर एक्सेसरीज लगी हुई है थोड़ी बहुत, तो ये क्या क्या एक्सेसरी है और क्या क्या कॉस्ट करा आपको? तो ये मुझे हमारे दिल्ली में लोकल मार्केट है करोल बाग, वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। सारे वही जाते हैं जी। तो मुझे ये क्रैश गार्ड इसका पड़ा अप्रॉक्स 2200 समथिंग का। तो और मैंने आज इसमें टायर हैगर भी लगाया है पीछे वाले टायर में। हाँ, रेयर में टायर हैगर है आपका। तो वो मुझे 950 समथिंग का पड़ा। और साथ में मैंने जैसे मैंने बताया कि मुझे एक कंप्यूटर फ्रेंडली बाइक चाहिए थी, तो लेडीज़ वगैरह भी बैठ सकती हैं, तो उसके लिए मैंने इसमें लगवा रखा है। और यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी कीचड़ वगैरह होता है, तो मेरे को आगे वाले में भी टायर हैगर लगवाना पड़ा, जो कि मुझे 400 समथिंग के अराउंड पड़ा। ये कि फुटरेस्ट आपको कितने का पड़ा था? ये मुझे पड़ा 750 समथिंग का, बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह जो मिला के लगता है। बाकी लेबर कॉस्ट वगैरह लगी। तो ये थोड़ी बहुत एक्सेसरीज है जो इसके अंदर इंस्टॉल, और मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है। क्रैश गार्ड वगैरह लॉन्ग टूर्स वगैरह पे या फिर कहीं भी आप चलाओ तो क्रैश गार्ड तो आपका ज़रूरी रहता है, पर इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी लुक भी एनहांस हो गई, हल्की सी बल्कि बाइक या मोटरसाइकिल लग रही है। जी, बस इसमें यह है कि ये बाइक इतना आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसकी एक्सेसरीज भी काफ़ी कम लिमिटेड मिलती है। तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी मुझे कि कहाँ से मुझे मिल सकती है, तब जाके मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन जो क्रैश गार्ड का था वो काफ़ी छोटा था और लुक भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फाइनली मुझे फिर ये वाला एक पसंद आया जो कि काफ़ी हद तक इसको कवर कर देता है इस बाइक के हिसाब से। तो ये फाइनल रखा मैंने फिर इसको। नहीं, लुक वाइज तो थोड़ी बहुत तो एनहांस आप लग रही है। और अगर आपको चेक करना है, मैं बी रोल्स दिखाऊंगा आपको जिस पे ये पूरा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो। अगर आपके पास भी है तो इंस्टॉल करनी है, भाई ने रेट बता दिया है तो आप चेक कर सकते हो। सीट कंफर्टेबिलिटी आपको कैसी लगी है? क्योंकि मेरे हिसाब से आपका एक कंसिडरेशन ये भी था कि फैमिली के लिए भी चाहिए होगी आपको, साथ में सिस्टर्स वगैरह भी आपके जाएंगी, ट्रैवल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक वो रहता है। तो आपको कैसा लगा सीट कंफर्टेबिलिटी का? तो जब मैं इस बाइक को ले रहा था तब मेरे एक दिमाग में ये भी था कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो कंप्यूटर फ्रेंडली भी हो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया MT-15 भी मैं दिमाग में सोच रहा था,
तो उसकी आगे वाली सीट तो ठीक थी, लेकिन आप बहुत देखेंगे कॉम्पैक्ट हो जाती है जी उसकी जी सीट, पीछे और वाला पीछे वाली सीट तो आपने देखा ही है कितनी छोटी है छोटी है, बहुत छोटी है। तो वो घर वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है वो अकेले बिल्कुल अलोन राइडर के लिए ही ठीक है वो तो इस वजह से मैंने पीछे वाली सीट इसमें देखी काफ़ी ब्रॉड थी, तो इसकी वजह से पीछे वाला बंदे को भी आराम से कंफर्टेबली वो जा सकता है। और जो मैंने रिव्यूज़ देखे उनमें भी काफ़ी बताया गया कि इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और जब मैंने शोरूम में जाके इसको टेस्ट किया तो वाकई में ये सीट हाइट भी आपके हिसाब से इसका परफेक्ट था? जी जी, वैसे तो मेरी हाइट 5.8 है, तो उसके हिसाब से ये ऑलरेडी कंफर्टेबल थी, लेकिन पीछे वाली सीट भी इसमें आराम से कंफर्टेबली रहती है, बैठ सकते हैं। तो भाई सीट का एक फैक्टर रहता है, सीट हाइट का मतलब हर कोई रहते वक्त ध्यान देता है, स्पेशली फॉर द सिटी राइडिंग, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बार बार पैर नीचे रखने की और पैर ऊपर रखने की, तो ये काफ़ी एक मेजर फैक्टर हो जाता है। दूसरी एक और चीज़ है कि इसके साथ वाइट टायर भी मिल जाता है, तो आपको जो रेयर सेक्शन है आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, फ्रंट में भी आपका वाइट टायर ही है, तो आपको कभी ग्रिपिंग का भी कोई इशू यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो आलोक भाई अब आप मेरे को ये बताओ कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपको इस बाइक में अच्छी लगी, पहले तो अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो अच्छे की बात करें तो मुझे आप देख ही सकते हो इस बाइक को, अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको फुल स्पोर्टी लुक मिल जाएगा आपको, और पीछे का सेक्शन आप देखोगे तो इसमें आपको फुल कम्यूटर वाला मिल जाएगा सेक्शन, जो कि सीट वगैरह इसकी अच्छी हैं और प्लेन सीट भी इसकी अच्छी है। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था अपने बाइक ख़रीदने के लिए, तो मेरे को कुछ ऐसी बाइक चाहिए थी, एक तो स्पोर्टी लुक हो, साथ में सीट उसकी कंफर्टेबल है, तो वो मेरे को इसमें मिक्सचर है ये, बेसिकली तो बाइकों का मिक्सचर है ये। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये रिव्यू भी मैंने चैन भाई की वीडियो से ही देखा था, तो मैंने जब इनकी फर्स्ट वीडियो देखी जिसमें ये रेड कलर की सेम बाइक का रिव्यू दे रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था, तो तब मेरे को ये पसंद आया कि हाँ इसमें स्पोर्टी लुक भी मेरे को मिल जाएगा, साथ में सिटी राइड के हिसाब से सीट भी मिल जाएगी। तो मैं जनरली जब रिव्यू करता हूँ तो ये चीज़ मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि मेरे को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें अच्छी लगी, और मैं यही चाहता हूँ कि कंज्यूमर जब उस चीज़ को बाय कर रहा हो तो वो उस एंगल से देखे उस चीज़ को कि क्या ये वैसा ही है जैसा कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर आपको दिखा रहा है जी। तो ये चीज़ को मैंने मेंशन करा ही था कि भाई इसको आपको दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिल जाएगा, फ्रंट में आपको स्पोर्टीनेस मिलती है, रेयर से आपको कम्यूटर इजी राइड करने वाली एक मोटरसाइकिल मिल जाती है। इसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ें अच्छी लगी इस बाइक की? और इसका मेरे को ब्रेकिंग अच्छी लगी इसमें, और साथ में इसका जो USD फोक है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है, बैलेंसिंग वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। और हैंडल जो इसका हैंडल भी आपको सिटी राइड के लिए एकदम परफेक्ट मिल जाता है इसमें, वो भी मेरे को बहुत पसंद आया। बिल्कुल, तो हैंडल तो आपको ब्रॉड मिल जाता है, तो सिटी में मैन्यूवरिंग करते वक्त आपको टर्न्स वर्न्स में काफ़ी इजी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस बाइक के साथ, और बहुत इजी टू राइड है ये मोटरसाइकिल, और हैवी भी नहीं है। हाँ, हैवी भी मोटरसाइकिल नहीं है। अब आलोक भाई कुछ मेरे को ऐसे पॉइंट बताओ जो आपको पसंद नहीं आया, जो आपको लगता है कि इम्प्रूव हो सकते हैं इस बाइक के अंदर। हाँ, तो मुझे सबसे पहले इसके जो थोड़ी बेकार लगी होंडा वालों से कि इनकी जो लाइट है, अगर आप इसको एकदम अंधेरे रास्ते में लेके जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आके ब्रेकर कब आने वाला है, क्योंकि इसकी लाइट बहुत बेकार है। थ्रो थोड़ा सा जी बेकार है, बहुत पूरा ऐसा लगता है कि ब्लर हो गया है पूरा लाइट किधर चली पता ही नहीं लगता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिव्यू जो है ये मैं अपने उस पर कर नहीं पाता जनरली, बिकॉज मैं रात में रिव्यू नहीं कर पाता किसी भी बाइक का, तो ये मेरे को ओनर से ही पता लगता है कि भाई आपका जो यूजेबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। मतलब अब आप हेडलाइट का देख लो कि यूनिट जो है दिखने में प्यारा लग रहा है, LED यूनिट आपको दे रखा है, बट थ्रो का इसके साथ इशू है, आपका उतना बढ़िया थ्रो नहीं है। सेम इशू मेरे को काफ़ी ओनर्स ने 300R का भी दिया है, वही चीज़ कि उसके यूनिट भी उतनी अच्छी थ्रो नहीं देता, और F के साथ भी वो चीज़ कहीं ना कहीं सेम ही रखी गई है, तो होंडा को इस पर काम करना चाहिए यार बिल्कुल। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है इम्प्रूव हो सकती है? एक थोड़ा इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल अगर ये अच्छा खासा दे देते तो बेस्ट हो जाती है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इस बजट के लिए तो थोड़ा बहुत इतने देख सकते हैं हम। हाँ, मतलब प्रोज एंड कॉन्स वाली जो मैंने वीडियो थी वो इसी बाइक के ऊपर बनाई थी, और उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि होंडा होने के बाद वो जो रिफाइनमेंट लेवल हम एक एक्सपेक्ट करते हैं वो इस बाइक के साथ आपको नहीं मिलता। मतलब ये मैं पहले ही बता दूं आपको, अगर आप ये लेने जा रहे हो। बट दूसरी चीज़ ये भी आलोक भाई ने सही कही कि भाई जितना प्राइस पॉइंट में आपको एक 300 सीसी मोटर मिल रही है, वहाँ पे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस होना मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि देन आप ये चीज़ चेक करो कि अगर आप
स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ ऑफर हो रही है। एक 300 सीसी का इंजन मिल रहा है जो कि कोई भी कंपटीशन में मोटरसाइकिल आपको नहीं दे रही है, वहाँ पे आपको ये मिल जाता है। पावर आउटपुट भी डिसेंट है, ये नहीं कहूँगा कि कम है या ख़राब है, आपको पावर आउटपुट भी सही मिल जाती है। तो आलोक भाई, इसके अलावा कोई और माइनस पॉइंट इस बाइक का लगता है आपको? हाँ, एक और कह सकते हैं कि कंपनी जब इतना खर्चा कर ही रही थी तो थोड़ा सा और खर्चा कर देती है, 1-2 हज़ार रुपये और बढ़ा देती तो कंज्यूमर जो है उनका वो खुशी खुशी दे देता। तो इसका जो मैं बताने वाला हूँ वो है अपना ये स्पीडोमीटर। अब जैसे कि आप अगर इसको राइड करेंगे बाइक को तो आप देखेंगे कि जब आपको अगर इसका स्पीड या कुछ चेक करना है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको थोड़ा सा फेस नीचे करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि मैं सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं समझता, क्योंकि इसका व्यू पॉइंट जो है वो बहुत छोटा सा है, बड़ा छोटा दिखता है, बहुत छोटा क्लटर्ड है बेसिकली, छोटा छोटा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने कवर किया कि स्पीडोमीटर जो है वो छोटा है, और डिस्प्ले अगर थोड़ी बेटर होती, थोड़ा क्लटरनेस कम होती और क्लीन डिज़ाइन होता तो आपको स्पीड वगैरह आरपीएम वगैरह एक साथ इजीली दिख सकता था। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो है इसके अंदर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह तो सारी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह का, ब्लूटूथ में मैं ये कहूँगा कि कंपनी ने अच्छा है ऑप्शन दिया है कि ब्लूटूथ का है, लेकिन मैं उसे उतना यूज़फुल नहीं समझता, क्योंकि मान लो आपका कॉल आ रहा है तो जो मैंने अदर्स बाइक में देखा भी है तो वो क्या करते हैं कि जब कोई बंदा आपको फ़ोन कर रहा है तो आपको उसका नाम वगैरह उस पर डिस्प्ले पे दिख भी जाता है, कई बाइकों में मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे बस आपका एक फ़ोन का आइकन जो है वो बस ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन फ़ोन कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट कॉल है या फिर फर्जी कॉल। उसके लिए आपको बाइक रोकनी ही पड़ेगी, बाइक रोकनी पड़ेगी, फ़ोन को जेब से निकाल के चेक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसमें एक और मेरे को अच्छा नहीं लगा ऑप्शन, कि इसमें ना ब्लिंक करता है आपका, अगर आपने लोकेशन सेट की हुई है और मान लो आपने फ़ोन जेब में रखा हुआ है तो आपको इसमें दिखाएगा कि आपने जीपीएस ऑन किया हुआ है, लेकिन उसका मैं समझता नहीं कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि उसमें बस वो लोकेशन का आइकन छप के आ जाएगा आपका, जो कि आपको कम से कम कंपनी को इतना कर देना चाहिए था कि लेफ़्ट जाना है या फिर राइट जाना है, बस इतना ब्लिंक करा देता तो वो भी काम चल जाता। लेकिन लोकेशन वाइज जो ये बता रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई फ़ायदा है। तो भाई चीज़ तो ऑफ़र हो रही है, और ये मैं कुछ रिव्यूज़ में बताता भी हूँ कि ब्लूटूथ जो है ये एक तरीके का गिमिक है, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर की हम आपको ब्लूटूथ दे रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकली यूजेबिलिटी क्या है उस ब्लूटूथ की, ये तो आपको ओनर बताते हैं कि भाई यार है तो सही, पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप कॉल रिसीव, अगर मेरे को नोटिफिकेशन देखना ही है, वो तो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है तब भी पता ही लग जाएगा कि भाई कॉल आ रहा है मेरे को, राइट, कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, वो तो हमें वैसे भी पता लग जाता है। यूजेबिलिटी क्या है ब्लूटूथ की, वहाँ पे ये चीज़ कंपनी को देखनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम गिमिक आप उसकी यूजेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर हो पाता। तो ये तो हो गए 3 नेगेटिव्स अभी तक जो हमने डिस्कस करे, तो इसके अलावा कुछ और छोटा मोटा आपको लगता है? इसके अलावा अब जैसे जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं हम बाइकों से अक्सर, तो उस चीज़ में आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे कि आपका जो हॉर्न और इंडिकेटर जो प्लेसमेंट है, इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो अपसाइड डाउन हो चुकी है दोनों की। हाँ। और जब कोई राइडर अगर अचानक से उसे इस पे शिफ्ट होएगा तो उसे काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसका जो स्विच है वो हॉर्न बजाने जाएगा तो उसका इंडिकेटर दब जाएगा, अगर इंडिकेटर दबाने जाएगा तो हॉर्न बज जाएगा। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये होंडा ने समझ नहीं आया क्यों करा, मतलब क्यों इससे एक्सपेरिमेंट करा। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोगों को आदत ही होती है, हम किसी बाइक में बैठे आदत होती है कि आपका जो स्विच है हॉर्न का वो एकदम नीचे रहता है और आप इंडिकेटर ऊपर। अब आप इंडिकेटर आपका जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसी भी ट्रिकी सिचुएशन में कि आप इंडिकेटर दे रहे हो, हॉर्न दे रहे हो, अगर आपको हॉर्न बजाना आपको हॉर्न नहीं मिल रहा इंडिकेटर बजा, ये प्लेसमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो है। तो और काफ़ी सारे ओनर्स ने इसके बारे में बोला, ये रिव्यूज़ में मैंने ये चीज़ कवर करी ही है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो और होंडा वालों सुन लो और सही कर दो इस चीज़ को। तो आलोक भाई थैंक यू सो मच यार, आपने हमें 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव पॉइंट बताया होंडा CB300F के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ओनर से ही पता लग सकती है, और अभी तो नई बाइक है, अभी थोड़ा सा और चलाओगे आप, एडवेंचर में कैसा लगा कैसा नहीं वो भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, और उसकी वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ ज़रूर डालूँ इस बाइक के बारे में, क्योंकि ये बाइक आप लोगों को पसंद काफ़ी ज़्यादा आई है, और आपने जो हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा किया था, उस पर जितने व्यूज़ आए थे वो देख के मेरे को बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। और इस वीडियो के साथ भी आपको वही चीज़ करनी है, सेम चीज़ करनी है आपको। तो ज़रूर बताओ कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।
An objective.